गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं फ्रिक्शन के बारे में अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। बच्चों, ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना के दिया है और वो इस समय गई हुई है घूमने, इसलिए आजकल मैं शूटिंग जो है अकेले ही कर रहा हूं। तो चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर में मैं स्टार्ट करता हूं अब फ्रिक्शन का कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक जितना भी जो है पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, उसमें एक चीज बड़ी कॉमन रखी थी, वो ये रखी थी कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस। ये बात मैंने हर एक वीडियो में कही, इससे पहले जो भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन अब जो है हमारी जो है पढ़ाई में प्रवेश कर रहा है फ्रिक्शन। क्यों फ्रिक्शन प्रवेश कर रहा है? क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई सरफेस है ही नहीं जो पूरी तरीके से फ्रिक्शनलेस हो। फ्रिक्शन कहीं ना कहीं से प्रेजेंट जरूर होता है। ठीक है बच्चों, तो फ्रिक्शन कहां प्रेजेंट होता है? फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है उस जगह पे जहां पे दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं। सपोज करिए ये एक हमारा सरफेस है, सपोज करिए कोई टेबल वगैरह है और उसके ऊपर एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा ब्लॉक में और सरफेस में गैप दिखाऊंगा, इससे बात ज्यादा क्लियर होती है। ठीक है, फ्रिक्शन का जो क्या कहते हैं प्रेजेंस होगा वो इनके बीच में ही होगा। जहां पे कांटेक्ट करते हैं उसी कांटेक्ट वाले सरफेस में फ्रिक्शन का जो है आने की संभावना बनेगी। वो भी कब? जब इन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन जब इन दोनों सरफेस के बीच में स्टार्ट होगा तभी हमारा जो है फ्रिक्शन अपने आप प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन अपने आप प्रेजेंट हो जाएगा जब दो सरफेसेस के बीच में, चाहे वो किसी भी शेप एंड साइज के हों, उनके बीच में रिलेटिव मोशन या मोशन की टेंडेंसी बनती है, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स अपने आप डेवलप हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे। ठीक है, सरफेस के नेचर पे ये फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू इररेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। ठीक है, इररेगुलरिटीज जो सरफेसेस के अंदर होती हैं उसके कारण ये प्रेजेंट होता है। जैसे बच्चों, जैसे कि हम किसी सरफेस को देखते हैं ऐसा कि स्मूथ है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो वो सरफेस जो है इस तरीके से स्मूथ इस तरीके से होता है। ठीक है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं और इसके ऊपर जो इस तरीके से दूसरा सरफेस रखा होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को लॉक कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंदर एक दूसरे के प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या होता है कि ये आगे बढ़ने में जब ये मोशन में आता है तो ये चीज जो है इसको जो है कहती है नहीं तुम आगे मत बढ़ो, तुम यहीं आराम से रहो। लेकिन फिर ज्यादा फोर्स पे लगाने पे ये जो है रोक नहीं पाता और ये आगे चलने लगता है। ठीक है, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये होता है फ्रिक्शन का कंसेप्ट। इसी कारण से फ्रिक्शन जो है प्रेजेंट होता है। फिर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, सपोज करिए एक दूसरे के ऊपर दो ब्लॉक इस तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक किस मटेरियल का बना हुआ है? ठीक है, किस मटेरियल का बना हुआ है और किसमें कितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज है, कितनी सॉफ्टनेस है। ठीक है, और भी तमाम फैक्टर्स आते हैं जिससे इसके बीच में फ्रिक्शन आ जाता है। ठीक, तो फ्रिक्शन का एक ही रीजन होता है, फ्रिक्शन का प्रेजेंट होने का एक ही रीजन होता है, वो होता है यदि दो सरफेसेस के बीच में यदि हमारा रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन वहां पर आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन हो रहा है या टेंडेंसी ऑफ मोशन है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मोशन है, ठीक है, और रिलेटिव मोशन है। ठीक, उस दोनों ही कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स अपने आप वहां पे आ जाएगा। अब बात करते हैं टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या होता है और जो है मोशन क्या होता है, इस पे बात करते हैं। टेंडेंसी क्या होती है बच्चों? टेंडेंसी होती है, सपोज करिए ये एक बड़ा सा ब्लॉक है 100 केजी का। ठीक, 100 केजी का एक ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, ये नीचे उसके एक सरफेस है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हमेशा गैप बना के चलूंगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स यहीं लगेगा, तो आपको समझाना और दिखाना जरूरी, इसलिए हमेशा मैं गैप बना के चलूंगा। लेकिन वास्तव में एक दूसरे के ऊपर ये रखे हुए हैं। ठीक, तो ये एक हमारा ब्लॉक है, सपोज करिए 100 केजी का। ठीक, 100 केजी का एक ब्लॉक है। अब इसको मैंने क्या करना शुरू किया, इधर एक रस्सी बांधी और इसको खींचना शुरू किया। ठीक,
मैंने खींचना शुरू किया, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इसको खींच के आगे ले जाऊं। ठीक है, मैं इसको खींच के आगे ले जाऊं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन हमने खींचना चालू रखा, पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी ये ब्लॉक हिला नहीं। ठीक है, फिर भी ये ब्लॉक हिला नहीं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो है ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, तो उस कंडीशन में एक जो है इसके अंदर टेंडेंसी डेवलप होती है। ठीक है, टेंडेंसी डेवलप होती है। क्या टेंडेंसी डेवलप होती है? इस तरफ जाने की। ठीक है, इस तरफ जाने की एक टेंडेंसी डेवलप होती है, और उस कंडीशन में इसके अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में प्रेजेंट हो जाता है, अपने आप ही आ जाता है। ठीक, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है जो कि इस ब्लॉक के ऊपर लगता है। ठीक है, ठीक है, अभी हमारा ये जो है ब्लॉक मूव नहीं हुआ, यानी कि वो क्या है? स्टैटिक कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है, और हमारा यहां पर जो है एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया। तो जब ब्लॉक मूव नहीं करता है और वहां पर एक फोर्स फ्रिक्शन का डेवलप हो जाता है, उस फोर्स को हम कहते हैं बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ऐसे ही फ्रिक्शन फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जब ब्लॉक जो है हमारा आगे मूव नहीं करता है और उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है। बच्चों, मैं आपको अभी बताना भूल गया कि फ्रिक्शन फोर्स हमारे जो है 3 तरीके के होते हैं। ठीक, उसमें एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। रोलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए बात हम इसको सिर्फ स्टैटिक और काइनेटिक की ही करेंगे। तो यहां पर जो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया। जब हम ब्लॉक को खींच रहे थे, ब्लॉक आगे हमारा नहीं बढ़ा। ठीक है, अब जो है ये फ्रिक्शन फोर्स क्या क्या करता है, आइए उसको देखते हैं, और ये ब्लॉक आगे क्यों नहीं बढ़ता ये भी देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए, जितना फोर्स हमने इधर लगाया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स इधर डेवलप हो गया, यानी कि दोनों फोर्स बैलेंस हो गए और हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रही, आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, आगे हमारी ब्लॉक बॉडी नहीं बढ़ी। ठीक है, अब देखिए, जब इस बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा था, उस समय इसके अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स था 0। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा था 0। अब हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और बॉडी आगे नहीं बढ़ी। उस कंडीशन में क्या हुआ कि इसके अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया। ठीक है, सपोज करते हैं वो हमारा एफ ठीक है, एफ हमारा डेवलप हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये डेवलप हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने जो है अपने 2 मित्र और बुलाए। हमने कहा भैया ये हमारा जो है आगे बढ़ नहीं रहा है, थोड़ी सी ताकत लगा दो तो हम आगे बढ़ाकर इसको अपने घर के अंदर रख लें। ठीक है, तो आए और इन्होंने फोर्स को, 2 मित्र लगे और फोर्स हमारा बढ़ गया, फोर्स इंक्रीज कर गया। ठीक है, वो हमसे तगड़े भी थे, पहलवानी भी करते थे, ये आगे बढ़ गया। ठीक है, हम कमजोर आदमी, हम जो है गिलास नहीं उठा पाते ढंग से, तो जो है उन्होंने ताकत लगाई और ये बढ़ गया आगे। ठीक है, आगे बढ़ने पे क्या हुआ कि जो है यहां का फ्रिक्शन फोर्स जो था थोड़ा और बढ़ा, जैसे ताकत लगी तो फ्रिक्शन और बढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और एक अपने मैक्सिमम कंडीशन पे ये पहुंच गया। ठीक, एक अपने मैक्सिमम कंडीशन पे वो पहुंच गया, और जब मैक्सिमम कंडीशन पे पहुंचा, ठीक, तो उसके बाद ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ना बंद हो गया, और क्या हुआ कि इधर लगने वाली फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा बड़ी हो गई, और उस कंडीशन में ये ब्लॉक मूव कर गया। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जब अपने मैक्सिमम कंडीशन पे पहुंच जाता है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, एफ लिमिटिंग उसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एफ लिमिटिंग उसको कहा जाता है। उसके बाद जो है वो जो है बढ़ेगा नहीं, उसके बाद जो है फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक हमारा बढ़ेगा नहीं, और ये बॉडी मोशन में आ जाएगी, ये बॉडी हमारी मोशन में आ जाएगी। ठीक है, मोशन पे आने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स है जो ऑलवेज प्रेजेंट है, उसका नेचर बदल जाएगा,
उसका नेचर तुरंत बदल जाएगा। देखिए जब तक ये बॉडी रुकी हुई थी और इसको हमने चलाने की कोशिश करी तो एक फ्रिक्शन फोर्स तो पहले जीरो था, थोड़ा सा बढ़ा, बढ़ने के बाद एक मैक्सिमम कंडीशन में पड़ा, मैक्सिमम कंडीशन के बाद जो है एक उसको हमने कहा लिमिटिंग वैल्यू तक बढ़ा। उसके बाद जब ये बॉडी मोशन में आ गई, झरझर झरझर चलने लगी, तो क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स का नेचर बदल जाता है। और उस समय जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स मतलब एक मूविंग बॉडी के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जहां से भी उसने कांटेक्ट कर रखा है, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और रिप्रेजेंट करते हैं उसको Fk से। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा छोटा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से। ठीक है, लिमिटिंग यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से हमारा हमेशा ये जो है छोटा होता है और ये मूविंग कंडीशन पे लगता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो जीरो से लेकर के एफ लिमिटिंग तक बढ़ती रहती है। इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जीरो से लेकर लिमिटिंग तक वैल्यू बढ़ती रहती है। तो देखिए बच्चों, यहां पे मैंने आपको जो है काइनेटिक और स्टैटिक दोनों फ्रिक्शन फोर्स बता दिया। अब देखिए फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। जब एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं रख रही है, तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स उस पर जीरो होता है। जैसे ही हम उसको खींचने की कोशिश करते हैं तो तुरंत ही एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो है डेवलप हो जाता है उस ब्लॉक के ऊपर, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो फ्रिक्शन फोर्स बैक साइड में बढ़ता जाएगा। उसकी एक मैक्सिमम कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, जितनी लिमिट तक वो बढ़ सकता है उसकी एक मैक्सिमम कंडीशन आ जाएगी, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमारा कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से जब ये वाला अप्लाइड फोर्स बड़ा हो जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से जब ये अप्लाइड फोर्स बड़ा हो जाता है, उसके बाद बॉडी मोशन में आ जाती है। मोशन में आने के बाद जो बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी वैल्यू जो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से जो है छोटी होती है। ये हुआ पूरा कंसेप्ट हमारा स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का। चलिए अब आते हैं इसके डायरेक्शन पे कि किस डायरेक्शन में लगता है और कैसे लगता है। ठीक है, अब देखिए बात है रिलेटिव मोशन की। ठीक है, रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि हम किस चीज को कहां से देख रहे हैं। तो देखिए जब हमने इस ब्लॉक को इधर खींचा तो यहां ये जो है ये नीचे सरफेस जो है ये इस ब्लॉक को देखता है, तो कहता है कि ये तो आगे भाग रहा है, तो इसके अंदर एक चाहत होती है फ्रिक्शन के कारण कि ये आगे ना जाए। तो क्या करता है, ये इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स बैक डायरेक्शन में लगाता है। भाई कोई चीज आगे जा रही है इसको रोकना है तो पीछे लगाएगा, तो ये सरफेस इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स बैक डायरेक्शन में लगाता है। अब इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, ये जब आगे जाता है इस फोर्स की वजह से, जब ये आगे जाता है तो ये इसको देखता है, तो ये कहता है कि ये तो पीछे छूटा जा रहा है, भाई ये आगे भागेगा तो सरफेस जो है पीछे छूट रहा है। तो इसके अंदर एक चाहत डेवलप होती है कि सरफेस हमारे साथ चले। ठीक है, सरफेस हमारे साथ चले, इसके अंदर इस टाइप की चाहत डेवलप होती है। तो कहता है भैया तुम भी हमारे साथ चलो, तो क्या कहता है इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देता है। ठीक है, वही लगाता है फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो फ्रिक्शन फोर्स भी मैंने इसमें आपको एग्जांपल बताया था। तो देखिए ये हमारा इक्वल एंड अपोजिट जो है पेयर में ये हमारा आ गया फ्रिक्शन फोर्स। ये सरफेस इसके ऊपर लगा रहा है और ये ब्लॉक इसके ऊपर लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये हमारी बात हो गई पूरी स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बच्चों। ठीक है, स्टैटिक हमारा जो है टेंडेंसी ऑफ मोशन में डेवलप होता है, जब ब्लॉक हमारा आगे नहीं बढ़ता, आगे बढ़ने की टेंडेंसी में आता है, उस समय स्टैटिक जो है फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है, और जब ब्लॉक मूव हो जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वहां पे डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब आइए चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है और कैसे निकाली जाती है। ठीक, तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है स्टार्टिंग में होता है जीरो,
फिर ये इंक्रीज करता है, एक सपोज करते हैं कोई वैल्यू इसकी इंटरमीडिएट एफ है, और फिर उसके बाद ये मैक्सिमम जाता है जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग। ठीक है, एफ लिमिटिंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एफ लिमिटिंग जो होता है हमारा, एफ एल इसको कहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। एफ लिमिटिंग जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एफ लिमिटिंग हमारा आ जाएगा म्यू एस इंटू एन, जहां पे म्यू एस है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये हमारा जो है म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब जो है ये तो हो गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि लिमिटिंग से पहले जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका क्या फार्मूला होता है। तो बच्चों उसका कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है, लिमिटिंग से वैल्यू का कोई फार्मूला नहीं होता। अब ये कितना होता है, ये होता है हमारा अप्लाइड फोर्स के बराबर। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक। फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक हमारा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। क्या होता है कि हमने खींचने के लिए जोर लगाया आगे, पीछे से उतना डेवलप हो गया, जोर कम कर दिया वो भी कम हो गया, फिर और जोर लगाया तो और हो गया, फिर जब मैक्सिमम पहुंच गया तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो ये एफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है जब तक वो लिमिटिंग तक नहीं पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया इसका फार्मूला और इसकी वैल्यू निकालने का तरीका। ठीक, अब देखिए इसके बाद आता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की क्या होता है फार्मूला। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं बच्चों। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, यहां भी फ्रिक्शन लिखा जाएगा, मैं भूल गया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को हम एफ के से लिखते हैं, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। और जब हम इसका जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये आ जाता है म्यू के एन, और जहां पे म्यू के होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। अब एक बात आप नोट कर लीजिए, इस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से, और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हमारा होता है म्यू एस एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा, वो होता है म्यू के एन। ठीक है, ये हुई बात बच्चों हमारे सिलेबस के हिसाब से पूरी बात फ्रिक्शन की कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड में लगता है, मैंने आपको बताया है। इसको पूरा समझ के करने के बाद आप फिर से जो है बैंकिंग ऑफ रोड वाला मेरा देखिएगा वीडियो, जिसमें मैंने बताया है बैंकिंग विद फ्रिक्शन, ये वहां पे लगता है। इससे आपको क्वेश्चन वाला वीडियो ज्यादा समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल, जो कि करना हमको बहुत जरूरी होता है, और हमको जो है उसमें ये सब कंसेप्ट अप्लाई करने आने चाहिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, देखिए सपोज करिए ये एक हमारा ब्लॉक है, ये एक सरफेस पे इस तरीके से रखा हुआ है, और इसका वेट है हमारा 8 kg। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है हमारी 10 न्यूटन की। ठीक, यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.2, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारा 0.3। ठीक है, ये हमेशा ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, और ये कम होता है। दोनों यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है। इसके ऊपर हमने जो है 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये पूछा है, नंबर 1। और नंबर 2 पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ये हमसे पूछ रखा है। ठीक, तो देखिए हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स ने कहा तुम आगे बढ़ो, नीचे यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया इस डायरेक्शन में, ये कहता है कि हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, और ये इधर इस पे डेवलप हो गया। ठीक है, ये कहता है तुम भी आगे बढ़ो, तो हम जाएंगे, तो इसने इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर लगा दिया फ्रिक्शन फोर्स।
ठीक है, ये कहता है हम तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे, ये कहता है आगे बढ़ो। अब देखिए निकलता क्या है रिजल्ट, ये देखते हैं कि कौन आगे जाता है, कौन किसको रोक देता है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया। तो सपोज करते हैं कि ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ है। हमने ऐसा सपोज कर लिया क्योंकि उसके पहले की वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे। तो ये हमारा हो गया, तो हमने देखा म्यू डिवाइडेड बाई म्यू एस इंटू एन, सॉरी, जो कि डेवलप हुआ हमारा म्यू एस इंटू एन। ठीक है, म्यू एस इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, इधर हमारा जो है वेट आ जाएगा 8g और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा n। तो n बराबर हो गया हमारा 8g। ठीक, 8g हमारा हो गया n। अब म्यू एस हमारा कितना है 0.3 और उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया 8g, तो 8 इंटू 10 हम लिख देते हैं। तो ये हमारा आ गया 30 8 या 24 न्यूटन का जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यहां पर डेवलप हो सकता है, अगर ये यहां पे इस कंडीशन में आ जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इधर हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो लिमिटिंग है, ठीक है, वो 24 न्यूटन का डेवलप हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। और हमको इसलिए इस बॉडी को मूव कराने के लिए हमको इधर कम से कम 24 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ेगा, वरना आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे फोर्स हम लगा रहे हैं सिर्फ 10 न्यूटन का। ठीक है, सिर्फ हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, इसलिए जो है ये बॉडी आगे नहीं जाएगी। बॉडी डजंट मूव। ठीक है, बॉडी विल नॉट मूव, किसी भी कंडीशन में बॉडी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए हमको इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा बड़ी वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो क्या है कि उससे कम हम जो फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर ये बॉडी मूव नहीं करेगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, ये तो बात सही है। तो कितना है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जब बॉडी मूव नहीं करती है उसकी वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स के बराबर में। तो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा स्टैटिक डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स हमारा कितना था 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगी हमारी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, आप लोगों ने रट रखा है कि F इक्वल टू म्यू एन, ऐसा मत करिएगा, सवाल गलत हो सकते हैं, खासतौर से नीट और जेई के क्वेश्चन में ऐसी गलती मत करिएगा। उसको देख लीजिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद ही वैल्यू निकालिएगा। दो गलती करते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं। एक तो बात मैंने आपको बता दी, दूसरी बात यह है कि अधिकतर बच्चों को एक ही बात पता है, n बराबर mg। बच्चों ऐसा नहीं होता है, हर कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा mg के बराबर नहीं होता, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अभी आगे क्वेश्चन आने वाले उसमें देखिएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो हमारी यहां पर क्या हुआ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा और वो 10 न्यूटन का होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट था एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कितना होगा। तो बच्चों जब हमारी बॉडी मूव ही नहीं करी तो एक्सेलरेशन उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा बॉडी का 0। तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना आया, वो आया 10 न्यूटन का, और जो एक्सेलरेशन आया वो हमारा आया 0। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब करते हैं एक और सवाल और देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। ठीक, तो बच्चों ये हमारा एक इस तरीके से एक ब्लॉक है और इसका वेट है हमारा 5 kg। ठीक, इसके ऊपर हमारी फोर्स एक लग रही है, वो लग रही है 20 न्यूटन की फोर्स है, इसको इधर पुल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है दोनों सरफेसेस के बीच में, और यहां पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.4, और हमारा जो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है वो है हमारा 0.2। ठीक, तो हमको क्या निकालना है इसमें निकालना है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। इसमें भी वही काम हमको करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। हमने इस बॉडी को 5 kg के बॉडी को इधर इस 20 न्यूटन के फोर्स से पुल करना स्टार्ट किया। ठीक है, 20 न्यूटन के फोर्स से हमने पुल करना स्टार्ट किया।
तो इसके बीच में चूंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा और अपोजिट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है और बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी ये हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ लिमिटिंग, क्योंकि रुकी हुई कंडीशन में था तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एफ लिमिटिंग निकालने की कोशिश करेंगे जो कि होगा हमारा म्यू एस एन। अब देखिए यहां पर क्या होगा 5G इसका होगा वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरीके से ऊपर लगेगा तो यहां पर n हमारा हो जाएगा 5G, ठीक। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 5 और G है हमारा 10, ठीक। तो देखिए ये हमारा आ जाता है 20 न्यूटन, यानी कि एफ लिमिटिंग जो है वो हमारा आ गया 20 न्यूटन। अब यानी कि इस गाड़ी को अलग मूव करना है, अगर इस बॉडी को आगे मूव करना है तो क्या होना चाहिए, जो अप्लाइड फोर्स होना चाहिए वो 20 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 20 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए तब ये बॉडी हमारी मूव कर जाएगी। लेकिन जो है यहाँ पर जो फोर्स हमारा लग रहा है वो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब क्या होगा, बॉडी इस कंडीशन में क्या होगी, जस्ट अबाउट टू मूव हो जाएगी, ठीक है, जस्ट अबाउट टू मूव हो जाएगी, ठीक, मूव करने लगेगी, ठीक। और जो है उसके बाद मूव करने लगेगी, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव हो जाएगी, मतलब बॉडी चलने वाली कंडीशन में ही एग्जैक्टली हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर फोर्स जो है पूरी तरीके से जीरो होगा। और इस कंडीशन में यदि बॉडी मूव करती है तो वो बॉडी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक। ये एक बात हुई। अगर एक्सीलरेशन कहीं पे जीरो होता है तो हमारी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। अब चूंकि ये बॉडी रेस्ट में रखी हुई थी और इसके ऊपर अभी कोई फोर्स नहीं लगा तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक। लेकिन अगर ये बॉडी पहले से चल रही होती और उसके ऊपर एफ जीरो होता तो क्या होता कि बॉडी मूव करती कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ये हुई यहां पर बात, मतलब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव हो जाएगी लेकिन जो है मूव नहीं करेगी क्योंकि पहले से रेस्ट में थी। अब चूंकि ये बॉडी मूव नहीं कर रही है इसलिए इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, ठीक है, यहां पर भी एक्सीलरेशन हो गया जीरो। तो ये बात आई बच्चों हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की। इस कंडीशन में जब किसी बॉडी को हम रेस्ट से मूव कराने की कोशिश करते हैं तो वहां पे सबसे पहले जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है वो होता है स्टैटिक। चलिए इसके बाद अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, उसमें कौन सी कहानी यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो चलिए बच्चों फिर देखिए यहाँ पर हमारी रखी हुई है, इस तरीके से एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का वेट है हमारा 5 kg सपोज करिए, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो 5G की नीचे लगेगी वेट की फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग जाएगा और इसको सपोज कर लीजिए हम जो है 25 न्यूटन के फोर्स से आगे खींच रहे हैं, 25 न्यूटन के फोर्स से हम आगे खींच रहे हैं, आगे की ओर खींच रहे हैं। तो देखिए यहां पर जो हमारा म्यू एस है वो है 0.4 और म्यू के है वो है 0.3, ठीक। इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 और काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। तो हमको फिर वही निकालना है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, हमको फिर वही निकालना है। और इस कंडीशन में हम देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों एक बात बिल्कुल नोट कर लीजिए कि अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट से मोशन की कंडीशन में आने की स्थिति में होती है तो क्या होता है, सबसे पहले हम जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे और वो होता है म्यू एस एन। देखिए म्यू एस हमारा 0.4 है और एन यहां पर है हमारा 5G, ठीक है, एन हमारा 5G है यहाँ पे। तो देखिए उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 5 × 10 यानी कि 20 न्यूटन का फोर्स हमारा लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, ये हमारा हो गया 20 न्यूटन, ठीक। यानी कि इस बॉडी को अगर मूव कराना है, इस बॉडी को अगर मूव कराना है तो 20 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स हमारा होना चाहिए आगे। यदि 20 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स होगा तो बॉडी आगे हमारी मूव कर जाएगी। अब देखिए यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ लग रहा है फोर्स 25 न्यूटन का, 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्लाइड फोर्स जो है हमारा एफ लिमिटिंग से बड़ा है, अप्लाइड फोर्स हमारा फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा है। तो इसमें क्या होगा, बॉडी हमारी मूव कर जाएगी आगे की ओर, इस कंडीशन में बॉडी हमारी मूव कर जाएगी आगे की ओर। अब बच्चों जैसे ही बॉडी मूव करती है कहानी जाती है बदल,
क्या बदलती है कि अभी तक लग रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जब तक बॉडी मूव नहीं करी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। बॉडी मूव करते ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप गायब हो जाएगा और वहां आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, वहां पे आ जाएगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा हमारा एफ के, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। जब बॉडी मूव कर गई उस कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू के एन। तो इस म्यू के की वैल्यू है हमारी 0.3 और एन है हमारा 5G, तो 5 × 10। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहां पर अवेलेबल हुआ फ्रिक्शन फोर्स वो अवेलेबल हुआ मोशन की कंडीशन में जो है 15 न्यूटन का। ठीक है, 15 न्यूटन का, यानी जब हमारी बॉडी मोशन में आ गई तो बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स बैक डायरेक्शन में लग रहा है वो लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और उसकी वैल्यू हो रही है 15 न्यूटन। ठीक है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू से कम है। ठीक, ये हुई हमारी जो है फ्रिक्शन फोर्स की कंडीशन। अब देखिए, चूंकि बॉडी मोशन में आ गई, चूंकि बॉडी मोशन में आ चुकी है, ठीक है, अब क्या होगा कि इसके ऊपर जो है हमारा लगेगा, बॉडी मोशन में आ चुकी है इसलिए अब इसके अंदर डेवलप हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो हम देखते हैं एक्सेलरेशन कितना होता है। तो एक्सेलरेशन में फिर वही हम लगाएंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, वो क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ नेट इक्वल टू एम ए ये लगाएंगे। एफ नेट हमारा क्या है, देखिए एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा है एफ के मोशन में और ये आ गया एम ए। ठीक, ये आ गया एम ए। अब देखिए एफ हमारा कितना है, वो है 25 न्यूटन और एफ के हमारा कितना है 15 न्यूटन। बॉडी का वेट कितना है 5, एक्सीलरेशन हमारा निकल आएगा। तो देखिए कितना रहा 5A इक्वल टू 10, यानी कि ए हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सेलरेशन से बॉडी हमारी आगे मूव कर जाएगी जबकि ये सारी कंडीशन दी हुई है। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको 3 क्वेश्चन कराए। पहला कराया कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, फिर उसके बाद कराया कि बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है और तीसरे में बॉडी हमारी कर गई मूव। ठीक है, और देखिए इसमें किस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपना रोल अदा करता है और किस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को पीछे छोड़कर के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स फ्रंट पे आ जाता है। ठीक है, ये पूरी कहानी है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की। अब बच्चों मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराता हूं, वो थोड़े अलग टाइप के हैं लेकिन हैं बड़े मजेदार और ऐसे ही हमारे आते हैं बड़े कॉम्पिटिशन्स में। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है हमारा कि ये एक हमारा है ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा एक ब्लॉक है 10 kg का। ठीक है, और इसके ऊपर एक हमारी फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की, जो कि यहां से लग रही है 37 डिग्री पे। ठीक है, यहां से लग रही है 37 डिग्री पे। ये सरफेस हमारा इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है इस तरीके से और इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है 0.3 और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है 0.4। तो हमको फाइंड आउट करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये 3 चीज हमें निकालनी है। ठीक, ये 3 चीज हमको निकालनी है। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा mg नहीं होता। मैंने ये भी थोड़ी देर पहले आपको बात बोली थी और वही चीज अब हमारे सामने आ गई। देखिए इस कंडीशन में हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के इक्वल नहीं होगा। अब किस तरह नहीं होगा उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारा जो है फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का इस ब्लॉक के ऊपर 37 डिग्री एंगल पे। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा हमारा फोर्स लगेगा। तो देखिए सबसे पहले एक फोर्स लगेगा हमारा वेट का 10G, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरीके से। इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हमको मिल जाएंगे, इस फोर्स के हमें 2 कंपोनेंट मिल जाएंगे। सपोज करते हैं F इक्वल टू 50 न्यूटन है, तो ये हमारा आ जाएगा F cos 37। ठीक है, या इसको कहें 50 cos 37। इस डायरेक्शन में हमको एक फोर्स मिलेगा, वो मिलेगा F sin 37। ठीक है, F sin 37। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, जो हमको निकालना भी हमारे क्वेश्चन में है।
देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालते समय हम देखेंगे कि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेज हैं। ठीक है, दोनों फोर्स, यहाँ पे दो फोर्स हैं। देखिए एक तो ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और दूसरी है F sin 37। ये दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स हैं। ये किसको बैलेंस करेंगी? ये वेट के फोर्स को बैलेंस करेंगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा N प्लस F sin 37 इज इक्वल टू mg। ठीक है, ब्लॉक के वेट को हम mg मान लें तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया हमारा mg माइनस साइन F sin 37, mg माइनस F sin 37। देखिए बच्चों, यहां पर इस जगह पर हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था वो mg के बराबर नहीं आया, और यही चीज हमको ध्यान रखनी। बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा जो है हर कंडीशन पे अलग अलग भी हो सकता है, इस चीज को आप सीखिए। ठीक है, हमेशा जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स होते हैं उनको बैलेंस करिए, या नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में जो जो फोर्स लग रहे हैं उनको बैलेंस करिए और तब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालिए। तो चलिए हम देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है। तो देखिए यहाँ हमारा m है 10 kg, तो 10 हो गया, g हमने 10 लिया, ये हो गया। f है हमारा 50, ठीक है, और साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, तो हमने इसको काट दिया तो ये हमारा कट गया, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया 100 माइनस 30, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया हमारा 70 न्यूटन का। ठीक है, 70 न्यूटन का हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया। इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के आगे नोट कर लो N इक्वल टू 70 न्यूटन। ठीक है, ये बच्चों हमारा आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक, अब देखिए यहां पर हमारा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि सरफेसेस के बीच में हमारा फ्रिक्शन की फोर्स है। अब हमको सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये बॉडी आगे मूव करेगी भी या नहीं। अगर करेगी तो हम निकाल देंगे उसका एक्सीलरेशन, नहीं करेगी तो भैया एक्सीलरेशन कहां से होगा जब बॉडी नहीं मूव करेगी। तो क्या है, बॉडी जब कभी भी रेस्ट में हो तो बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, उसको देखने के लिए हमें फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उस कंडीशन में लगता है तो वो हमारा हो जाएगा तो म्यू एस एन। ठीक, म्यू एस देखिए हमारा कितना है, वो है हमारा 0.4। ठीक है, 0.4, और ये हमारा आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा आया था 70। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आया था हमारा 70, तो यहां पर क्या हुआ कि 28 न्यूटन का फोर्स हमारा लग रहा है एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग मतलब यदि हम इसको स्टार्ट करेंगे रेस्ट से तो इसके ऊपर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा वो 28 न्यूटन का डेवलप होगा। ये एफ लिमिटिंग हो गया। अब यानी कि अगर इधर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको फ्रिक्शन का फोर्स का मिल रहा है, हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अप्लाइड फोर्स का मिल रहा है, वो अगर इससे बड़ा होगा तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो हम देखते हैं कि इधर जो है एफ जो है एक्स यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो देखिए वो है एफ कॉस 37। एफ है हमारा 50, कॉस 37 हो गया 4/5, ये गया कट, ये आ गया 10 यानी कि 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का फोर्स हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिल रहा है, और 28 न्यूटन की जो है एफ लिमिटिंग हमें बैक डायरेक्शन में मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्लाइड फोर्स हमारा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब गाड़ी हमारी आगे बढ़ जाएगी, यानी ब्लॉक हमारा आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि मोशन होगा, मींस मोशन विल अकर। ठीक है, मोशन विल अकर, ये हमारी बनी कंडीशन। ठीक, अब क्या है, जब मोशन होगा हमारा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर एक बात कहानी पे यहां पे फिर से नहीं आई कि जब हमारा मोशन हो रहा है, तो क्या हुआ कि जो है फ्रिक्शन फोर्स का नेचर चेंज हो गया। अब बच्चों जब मोशन होने लगा तो अब हमारा कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में आ जाएगा, वो आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा एक्शन में आ जाएगा, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में आ जाएगा तो अब हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब हम निकालेंगे एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और म्यू के हमारा 0.3, इसको लिखते हैं 0.3, एन है हमारा 70 तो आ गया 70, तो एफ के हो गया हमारा वो आ गया 21 न्यूटन।
ठीक, एफ के हो गया हमारा 21 न्यूटन। तो हम यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स पूछा था वो हमारा आ जाएगा एफ के, वो आएगा 21 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई टोटल वैल्यू फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो हमको मिल रहा था, और जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ मोशन के कारण, उन दोनों की वैल्यू हमारी निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी मोशन में आएगी और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो काम करेगा वो काम करेगा एफ के। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे। क्या है, एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट हमारा क्या है, वो है एफ कॉस 37 डिग्री माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। ये होगा एफ कॉस 37, एफ हमारा 50, ये हमारा हो गया 4/5 माइनस एफ के आया हमारा 21 न्यूटन और एम है हमारा 50 और ये है। ठीक है, ये देखिए हमारा कट गया, ये आया 10, तो आ गया 40 माइनस 21 बराबर 50A, यानी A इज इक्वल टू हमारा हो जा रहा है 19/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये आ गया इसका जो है आंसर। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। बच्चों इसमें मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश की है वो की है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरीके से हमेशा निकाला जाता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस तरीके से निकाला जाता है, और बच्चों ये हमेशा जो है mg के बराबर नहीं होता है। इस चीज को नोट कर लीजिए, इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और जिसने रट लिया है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg, उससे तो गलती होना बिल्कुल तय है, क्योंकि आप लोग देने जा रहे हो नीट और जेईई का पेपर, जो कि सिंपल बातों पे नहीं आता, डेप्थ से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं, और देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है बच्चों, ब्लॉक सेम है। ठीक है, ब्लॉक हमारा सेम है 10 kg का। ठीक है, सरफेस भी सेम है, हमारा म्यू के यहाँ पर जो है वही 0.4 है, ये हमारा म्यू एस हमारा 0.3 है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आया। ठीक है, लेकिन एक काम बदल गया कि यहाँ पे फोर्स लगने का डायरेक्शन बदल गया। ठीक है, फोर्स अभी भी 37 डिग्री पे हमारी लग रही है, फोर्स उतनी ही है 50 न्यूटन की। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया, फोर्स अब इस डायरेक्शन से लग रही है, उसमें उधर लग रही थी। तो अब हमको क्या करना है, फिर वही चीज करनी है। क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नंबर 1। नंबर 2 क्या है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना अप्लाई होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी और एक्सीलरेशन क्या होगी बॉडी की, हमें निकालनी है। ठीक, और एक बात और निकालनी है कि हमारी बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है। तो बच्चों यहां पर देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो सबसे पहले हम फोर्स के कंपोनेंट कर लेते हैं। देखिए फोर्स हमारा सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में ऐसे आया, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट हमको इधर मिलेगा। फोर्स है F, ये हो गया हमारा F साइन थीटा, और ये हमारा हो गया F कॉस थीटा। ठीक है, इसके अलावा और जो फोर्स लगेंगे, एक लगेगा इसका वेट का फोर्स, दूसरा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम सबसे पहले वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। वर्टिकल फोर्सेस में हमारा क्या रहा है, N इज इक्वल टू mg प्लस F साइन थीटा। देखिए mg ये है नीचे इधर और N ऊपर की ओर है। अब इसकी हम वैल्यू निकालें तो m हमारा 10, g है हमारा 10, f हमारा 50 और साइन थीटा है साइन 37, जिसकी वैल्यू आएगी हमारी 3/5। तो हमने इसको काटा तो ये हमारा आ गया 10 और ये आ गया 100 प्लस 30, यानी कि यहां पर हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है 130 न्यूटन का आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 130 न्यूटन। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जब हमने फोर्स इधर से लगाई थी तो आया था 70 न्यूटन, यहाँ माइनस था और 70 न्यूटन आया, यानी कि यहाँ पर देखिए हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ गया। इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका फर्क ये पड़ेगा कि बच्चों अब हमारा जो है फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि दोनों सरफेसेस के बीच में हमारा फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले
लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स की। लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की कितनी होगी? वो होगी म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस हमारा दे रखा है 0.4 और ये आगे इस तरीके से यहां पर जो वैल्यू आई है इसकी, हमारी आई है वैल्यू 130 न्यूटन। 130 न्यूटन, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चक्कू 52, 52 न्यूटन का फोर्स हमें यहां पर मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स का इस डायरेक्शन में, जो हमारा आएगा एफ लिमिटिंग। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एफ लिमिटिंग। अब जो है 52 न्यूटन का फोर्स हमारा पीछे लग रहा है, 130 न्यूटन का हमारा हो गया फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब जो हमें जो फोर्स इस ब्लॉक को आगे मूव कराने के लिए मिल रहा है वो कितना है वो देखते हैं। तो वो है हमारा एफ, जो आगे के लिए हमको मिल रहा है एफ एक्स के रूप में, वो है हमारा एफ कॉस थीटा, और एफ है हमारा 50 और कॉस थीटा है हमारा कॉस 37। ठीक है, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5 और ये जाएगा कट, ये आ जाएगा इतना, यानी कि हमको मिलेगा 40 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, 40 न्यूटन का फोर्स हमको मिल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो इस ब्लॉक को आगे मूव कराने की कोशिश करेगा। और हमें जो फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है वो मिल रहा है हमको पीछे 52 न्यूटन का। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाने से सेम ब्लॉक पे ये ब्लॉक आगे मूव नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में मूव नहीं करेगा, यानी कि जो मोशन नहीं होगा, और जब मोशन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। अब सवाल यहां पे पैदा ये होता है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स, जब बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा होता है जब बॉडी रेस्ट में लगती है, वो हमारा हो जाता है अप्लाइड फोर्स के बराबर में। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के बराबर में वो हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 40 न्यूटन का बैक पोर्शन में लगेगा। ठीक है, जो कि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा। ये देखिए डिफरेंस हुआ सिर्फ डायरेक्शन बदल लेने की वजह से। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। अब बच्चों एक बड़ा क्वेश्चन प्यारा सा होता है जो इसमें छुपा हुआ, इन दोनों क्वेश्चन में छुपा हुआ था, मैं उसको बताता हूं आपको। कि एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इजी पुल और पुश। ठीक है, व्हाट इज इजी पुल और पुश, ये हमारा एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमको पता भी होता है कि क्या चीज होता है किस तरीके से। चलिए मैं उसको दिखाता हूं कि पुल और पुश में क्या चीज इजी होती है। तो सपोज करिए ये हमारी एक बॉडी है, इसको हम जो है एफ फोर्स से थीटा एंगल पर पुल कर रहे हैं आगे की ओर। ठीक है, यहां पर हमारा जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, हम अलग अलग नहीं ले रहे हैं, म्यू है इस तरीके से। और सपोज करिए म्यू के और म्यू एस दोनों बराबर है, वो म्यू के बराबर है। इसका वेट हमारा एम है और इसको इस तरीके से इधर पुल किया जा रहा है। दूसरी एक बॉडी हमारे पास है इस तरीके से, और इसका जो है सेम थीटा एंगल पे इधर से फोर्स लगाया जा रहा है एफ, और इसको किया जा रहा है पुश। यहां बॉडी का वेट एम है और यहां भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा म्यू है। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज इजी होती है और क्यों। ठीक है, बेसिकली बच्चों पुल इजी होता है, पुश थोड़ा सा टफ पड़ता है, उसमें फोर्स ज्यादा लगता है। किस तरीके से, चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये बच्चों इसके ऊपर वेट लगा mg, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n लगा ऊपर की ओर इस तरीके से, और इसके दो कंपोनेंट हमारे मिलेंगे, एक f cos थीटा इस डायरेक्शन में मिलेगा, f sin थीटा इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करते हैं फोर्सेस को। तो देखिए आ गया n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, यानी कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा, mg माइनस एफ साइन थीटा, ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखिए हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो होगा म्यू एन। ठीक है, अब देखिए म्यू कितना है, म्यू है, एन कितना है, mg माइनस एफ साइन थीटा। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया जो इस बॉडी के मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहां पर आया फ्रिक्शन फोर्स इतना। अब यहां पर देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है, क्योंकि फ्रिक्शन ही है जो हमको रोकेगा, बाकी नहीं तो फ्रिक्शन ना होता तो हम खींचते हुए चले जाते। तो देखिए फोर्स एफ है, ये एंगल थीटा है, इसको जो खींचेगा वो खींचेगा एफ कॉस थीटा, और इसको यहां जो
बॉडी को नीचे प्रेस करेगा वो करेगा एफ साइन थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स एफ हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा वेट का फोर्स mg और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया n। तो यहाँ पे देखते हैं वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हमारा n आएगा एफ साइन थीटा प्लस mg, ठीक है, एफ साइन थीटा प्लस mg नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया। और फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा वो हमारा आएगा म्यू n, तो हमारा म्यू है और n के साथ आया फ्रिक्शन फोर्स आया, वो आया इतना, ठीक है। अब देखिए दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस कंडीशन में हमारी ज्यादा है। देखिए यहाँ पे दोनों फैक्टर जुड़ जा रहे हैं, mg तो रहेगा ही रहेगा, एफ साइन थीटा का कंपोनेंट जो था वो भी ऐड हो गया, और इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स इस कंडीशन में पुश की कंडीशन में बढ़ जाता है। पुल की कंडीशन में क्या होता है कि एफ साइन थीटा जो है उसके वेट के फोर्स के से भी कम हो जाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा कम हो जाता है और फ्रिक्शन फोर्स हमारा भी कम हो जाता है। तो इट इज इजी टू पुल ए बॉडी देन पुश, ये हमारा रीजन होता है जो है किसी बॉडी को पुल और पुश करने पर जो फर्क पड़ता है वो ये रीजन है उसके पीछे, ठीक है। ये हमारी बात हुई पुल और पुश की। किसी मतलब कोई आपसे पूछे या किसी एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कर दीजिएगा। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आता है कि यदि हम अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एक ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ का नेचर क्या होगा, चलिए उसको देखते हैं, उस ग्राफ के नेचर को देखते हैं कि किस तरीके का वो ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है हम यहां पे इस तरीके से बनाते हैं, ठीक, ये हमारा ओरिजिन हो गया x और इधर हम रख रहे हैं x एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स हम रख रहे हैं, और इधर हम रख रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स, इस डायरेक्शन में हम रख रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, फ्रिक्शन फोर्स हमारी ये हो गई, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के ये एक्सिस हो गया, ठीक। y एक्सिस पे हमने फ्रिक्शन फोर्स लिया और x एक्सिस पे लिया अप्लाइड फोर्स। तो बच्चों चलिए बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से। हम स्टार्ट करते हैं जब हमने किसी रेस्ट वाली बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स रेस्ट, बॉडी रेस्ट में थी, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, मतलब जब हमने किसी रेस्ट वाली बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है, उस समय जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है और उसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ता है। फिर हम क्या करते हैं, फोर्स बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, तो हमारा बैक डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ने लगता है बढ़ने लगता है बढ़ने लगता है। तो जो हमारा उस कंडीशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। तो फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स हमारा हो गया बराबर। तो ये क्या होगा कि इस तरीके से अगर दोनों के बीच में ग्राफ बनाए तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा और वो उसके बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा 45 डिग्री, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है और अप्लाइड फोर्स है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि अप्लाइड फोर्स जो है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद जैसे ही फोर्स और बढ़ता है बॉडी मूव कर जाती है, बॉडी मूव कर जाती है। तो ये सपोज करिए कि ये हमारा पॉइंट है जहां पर हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पहुंच जाता है, ये वाला हमारा वो वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा वो वाला पॉइंट हो गया। इस तरीके से ये सपोज करिए ये हमारा वो वाला पॉइंट हो गया, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे के बराबर हो गए। इसके जस्ट बाद यदि हम फोर्स और बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि फोर्स हमारा जो है बॉडी हमारी मूव कर जाती है। बॉडी जब हमारी मूव कर जाती है, इसके जस्ट बाद जब हम फोर्स बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि बॉडी हमारी मूव कर जाती है। तो बॉडी जब हमारी मूव कर जाती है तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तुरंत हट जाता है और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अपना रूप में आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो है बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वो थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वैल्यू कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से। और उसके बाद चाहे बॉडी किसी भी स्पीड या किसी भी एक्सेलरेशन से चले, जो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट रहता है। बच्चों ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ आता है, ठीक है, इसको आप ढंग से स्टडी कर लीजिए। इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अगर इस ग्राफ पे किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलिए एक बात करते हैं
अगली वो होती है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही इजी कंसेप्ट होता है, इसको देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, देखिए जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है, ये भी पता है अच्छी तरीके से। और मान लीजिए कि कोई बॉडी हमारी इस तरीके से यहां पे रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से रखी हुई है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसके ऊपर जो है कौन कौन से कांटेक्ट फोर्स हमारे आ जाएंगे। तो देखिए, एक तो होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरीके से, दूसरा होगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दो कांटेक्ट फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, तो वो देखिए इस तरीके से कुछ हमारा आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स वो इस तरीके से कुछ हमारा आएगा। अब देखिए बॉडी रेस्ट में है, बॉडी हमारी ये रेस्ट में है और इस पे लगने वाला रेस्ट की कंडीशन में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, एफएस होगा। ठीक है, अब सपोज करिए इस अप्लाइड फोर्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचेगा और ये जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में बदल जाएगा। तो उस कंडीशन में जब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की कंडीशन तक पहुंच जाता है, उस कंडीशन में जो एंगल बनता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स का, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उस जो है एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसकी जो वैल्यू निकाली जाती है वो किस तरीके से निकाली जाती है, देखिए सपोज करिए एन हो गया और ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा एफ एल है, हम इसको यहां पे उठा के शिफ्ट कर लेते हैं इस तरीके से एफ एल। तो हम निकालेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है वो हमारा होता है म्यू एन के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये हमारा आ गया टेन थीटा इजकल टू म्यू एन अपॉन एन, ये हमने काट दिया, तो टेन थीटा इजकल टू आ गया म्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल होता है हमारा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच का, जो एंगल का जो होता है टेंजेंट, वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि थीटा इजकल टू टेन इनवर्स म्यू, थीटा इजकल टू टेन इनवर्स म्यू। ठीक, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमको म्यू नहीं दे रखा है और हमको दे दिया कि जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा इतना है। ठीक है, उस कंडीशन में हमको एंगल ऑफ फ्रिक्शन से म्यू निकालना पड़ेगा और फिर आगे उसको रखना पड़ेगा, फिर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें जो है वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा जो है लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन में। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जेई में आया था। ठीक है, जेई में आया था, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से वो होगा। ये देखिए, एक हमारा ये वॉल है, वॉल के साइड में एक हमारा 1 kg का एक हमारा रखा हुआ है, 1 kg का एक ब्लॉक इस तरीके से है, जिसको जो है 40 न्यूटन के फोर्स से यहाँ पे रोका गया है, 40 न्यूटन के फोर्स से इसको रोका गया है। ठीक है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और चूंकि जो है वर्टिकल फ्लोर से अटैच कर दिया गया तो इसलिए कुछ बच्चे इसको नहीं कर पाए थे और जेई वाले अधिकतर इसी तरीके का काम करते हैं। ये 1 kg का हमारा फोर्स है, 1 kg का ब्लॉक है, सॉरी 1 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा, वो है हमारा म्यू इज इक्वल टू 0.4, सपोज कर लेते हैं इतना है। ठीक, तो ये पूछा गया कि ये ब्लॉक नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, या जो है कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा और या फ्रिक्शन फोर्स होगा तो कितना होगा, ये सब चीजें हमें यहाँ पर पूछी गई। तो देखिए करते हैं इसको। देखिए इसके ऊपर एक हमारा वेट लगेगा 1g का, एक हमारा वेट का फोर्स लगेगा 1g का, और इन दोनों सरफेसेस के बीच में हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इसको मैं ऐसे, तो यहां पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा ऊपर की ओर, जब ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा हमारा। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी म्यू एन।
ठीक है। और एन देखिए हमारा कितना है, यहाँ पे एन ही निकालना यहाँ पे सबसे बड़ा काम था। एन हमारा इस समय मिलेगा यहाँ पे, ये सरफेस इधर लगाएगा और ये ब्लॉक सरफेस पे इस तरीके से लगाएगा, और एन इसके बराबर आएगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा हमारा 40 न्यूटन का। 40 न्यूटन का हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। ठीक है, अब देखिए ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन फोर्स इसको नीचे आने नहीं देगा, ये ऊपर रहेगा। तो हम देखते हैं कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना है। तो फिर वही काम करते हैं कि एफ लिमिटिंग हम निकालते हैं, देखते हैं कितना निकलता है। तो एफ लिमिटिंग हमारा क्या होगा, एफ लिमिटिंग होगा हमारा म्यू एन, और म्यू है हमारा 0.4 और एन हमारा 40 न्यूटन का। तो ये हमारा हो गया टोटल मिलाकर के 16 न्यूटन का, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स जो कि इसमें ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक, अब देखिए ये अपने वेट से ही नीचे आने की कोशिश करेगा और कोई फोर्स तो इसको मिल नहीं रहा है। तो वेट का फोर्स देखते हैं इनका कितना है, नीचे आने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है 1G। तो ये हो गया 1 × 10, यानी कि हमारा हो गया 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इस कंडीशन में हमारा जो है अप्लाइड फोर्स से बड़ा है। ठीक है, तो ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, ब्लॉक वहीं रहेगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा ये था कि इस कंडीशन में इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है। तो इस कंडीशन में जब मूवमेंट नहीं होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और वो किसके बराबर होता है हमारा, वो होता है हमारा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। और अप्लाइड फोर्स हमारा कितना हो गया इस कंडीशन में, इस कंडीशन में अप्लाइड फोर्स हमारा 10 न्यूटन का है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे लगेगी वो 10 न्यूटन की लगेगी। यही इसका आंसर है, यही हमको बताना था। ठीक, तो बच्चों ये मेरा फ्रिक्शन का आज पहला वीडियो था। ठीक है, इसमें मैंने आपको स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की पूरा कंसेप्ट बताया और कुछ अच्छे अच्छे सवाल करवाए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक बात करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप, जो मैंने बैंकिंग ऑफ रोड का जो कंसेप्ट आपको बताया था, उसमें कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि जो फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये देखने के बाद आप उसको फिर से एक बार ट्राई करिएगा, तो आपके लिए सवाल कुछ हो जाएंगे इजी, आपके लिए सवाल कुछ हो जाएंगे इजी। तो ठीक है बच्चों, ये आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं यहीं पे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंगल ऑफ रिपोज और जो है इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन के साथ। थैंक यू।